हेलो, मॉर्निंग मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट, मॉर्निंग मॉर्निंग। अब हम लोग आगे चलते हैं बेटा। पिछले क्लास में बहुत इंपॉर्टेंट हम लोग थ्री स्टडी किए थे, जिसका आपका हम लोग पढ़े थे एबनॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। इसके बाद पढ़े थे भान थॉप्स फैक्टर। भान थॉप फैक्टर का हम लोग सारा चीज देखे थे। आज इसका एप्लीकेशन देखने जा रहे हैं। भान फॉर फैक्टर कैसे आज हम लोग निकालेंगे, उसका हम लोग कुछ थ्योरी प्लस प्रॉब्लम आज देखेंगे। ध्यान देंगे बेटे। भान हाउस फैक्टर का कुछ थ्योरियां और कुछ प्रॉब्लम। आज का सुंदर सा हेडिंग है, ध्यान देंगे और कुछ प्रॉब्लम आज बताएंगे। कैलकुलेट द कैलकुलेट द भान हॉफ कैलकुलेट द भान हॉफ फैक्टर when solute when solute is dissociated when solute is dissociated जब सॉल्यूट डिसोसिएट होगा, जब सॉल्वेंट में डालेंगे, जब सॉल्यूट डिसोसिएट होगा, तब हम लोग भान फॉर फैक्टर कैसे निकालेंगे। ध्यान देंगे, इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पर। ध्यान देंगे सारे बच्चे। तो जब डिसोसिएट होगा, तो वैसे पदार्थ डिसोसिएट होता है जो इलेक्ट्रोलाइट्स का काम करता है। तो यहाँ हमको एक लाइन लिखना होगा, दैट इज solute act as electrolyte. Solute acts as electrolytes. सॉल्यूट यहाँ काम करेगा इलेक्ट्रोलाइट का। तो ध्यान से रखिएगा, जब सॉल्यूट डिसोसिएटेड होगा उसके लिए भान हाउस फैक्टर हम लोग कैसे निकालेंगे। लेकिन सॉल्यूट दो तरह का डिसोसिएट हो सकता है। यहाँ पर दो प्रोबेबिलिटी आ सकता है। वैसा सॉल्यूट जो 100% डिसोसिएट हो जाए, जितना डालेंगे सॉल्वेंट में वो कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाए। जब कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाएगा तो उसको हम लोग कहते हैं 100% डिसोसिएशन। कुछ ऐसे सॉल्यूट होंगे जो आपको 100% डिसोसिएट नहीं होगा, उसके लिए हम लोग भान हॉप्स फैक्टर कैसे निकालेंगे। और जब 100% डिसोसिएट होगा तो उसके लिए भान हॉप्स फैक्टर कैसे निकालेंगे। सारे के लिए अलग अलग मेथड है, ध्यान देखेंगे। पहले हम बताने जा रहे हैं जब सॉल्यूट 100% डिसोसिएट होगा। वैसे सॉल्यूट जो 100% डिसोसिएट होगा उसके लिए भान हॉप्स फैक्टर हम लोग कैसे निकालेंगे। ध्यान देंगे यहाँ पर। केस फर्स्ट लिखते हैं, व्हेन सॉल्यूट 100% डिसोसिएटेड 100% डिसोसिएटेड इन सॉल्वेंट जब 100% डिसोसिएटेड होगा सॉल्वेंट में, तब उसके लिए भान हाउस फैक्टर हम लोग कैसे निकालेंगे। देखेंगे ध्यान से सारे बच्चे। जैसे एग्जाम्पल में हो सकता है, एग्जाम्पल इसका हो सकता है जो 100% डिसोसिएट करेगा, स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस एंड साल्ट। ये तीन तरह का एग्जाम्पल हो सकता है जो 100% डिसोसिएट करेगा। स्ट्रॉन्ग एसिड 100% डिसोसिएट कर जाता है सॉल्वेंट में, और स्ट्रॉन्ग बेस होना चाहिए या साल्ट होना चाहिए, या सॉल्वेंट में डालने पर 100% डिसोसिएट हो जाएगा। यहाँ पर जो थोड़ा सा कंसेप्ट आएगा 11 का, जो आप पढ़े नहीं है बेटा, दुर्भाग्य है कि पढ़े नहीं है। समय का अभाव कारण समय बुरा चला तो आप पढ़ नहीं पाए। इक्विलिब्रियम का थोड़ा कंसेप्ट आएगा, थोड़ा कंसंट्रेटेड माइंड हो के बात को सुनिएगा तो सब समझ में आ जाएगा। जैसे यहाँ पर एक साल्ट लिया मैंने, NaCl, और इसको एक्वस सोल्यूशन में हमने डाल दिया।
जब एक्वस सोल्यूशन में डालेंगे बेटा तो ये कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाएगा, Na प्लस और Cl माइनस में टूट जाएगा। जब सोडियम क्लोराइड को एक्वस सोल्यूशन में हम डालेंगे तो ये कंप्लीट डिसोसिएट हो गया, मैंने 100% डिसोसिएट हो गया, Na प्लस और Cl माइनस में टूट जाएगा, Na प्लस और Cl माइनस में डिसोसिएट हो जाएगा। मान लो सपोज दैट बेटा, सपोज दैट कि इनिशियल में ये 1 मोल था, कितना मोल था? 1 मोल मैंने मान लिया, इनिशियल में यह 1 मोल मैंने ले लिया, ठीक है बेटा, 1 मोल इनिशियल था। और थोड़ा कंसेप्ट को समझिएगा, बिफोर द रिएक्शन, रिएक्शन से पहले, अभी रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुआ है, मान लो कभी रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुआ है तो प्रोडक्ट में कुछ नहीं बनेगा। जब रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुआ है तो प्रोडक्ट में कुछ नहीं, बिफोर द रिएक्शन, बिफोर द रिएक्शन का मतलब अभी रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुआ है। इनिशियल में 1 मोल मैंने मान लिया, 1 मोल ले लिया, अभी रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुआ है, ठीक है, बिफोर द रिएक्शन। तो बिफोर द रिएक्शन हम लोग यहाँ पर, बिफोर द रिएक्शन हम लोग यहाँ पर मान लेंगे कि कुछ नहीं बना है तो यह 0 मोल होगा। कितना मोल होगा? 0 मोल होगा। कितना मोल होगा? 0 मोल होगा, यानी कुछ नहीं बना, 0 मोल। अब मान लो कि रिएक्शन स्टार्ट हो गया, जब रिएक्शन स्टार्ट होगा इसका जितना कोफिशिएंट है ना उतना सारा कन्वर्ट हो जाएगा प्रोडक्ट में, या कंपाउंड का जितना कोफिशिएंट होगा वो सारा कन्वर्ट हो जाएगा प्रोडक्ट में। तो एक कोफिशिएंट है, इसका कोफिशिएंट कितना? 1 है, ये तो यही कॉन्सेप्ट है। तो -1 मोल कन्वर्ट होगा प्रोडक्ट में, ठीक है, जितना कोफिशिएंट होगा उतना ही मोल जो है कन्वर्ट हो जाएगा प्रोडक्ट में। अब प्रोडक्ट के जितने भी कंपोनेंट है, जैसे Na प्लस एक कंपोनेंट हुआ, Cl माइनस दूसरा कंपोनेंट हुआ, इसका जितना कंपोनेंट है, इसका कंपोनेंट का कोफिशिएंट होगा उतना ही मोल प्रोडक्ट में बनेगा। तो इसका कोफिशिएंट 1 है, 1 कोफिशिएंट है तो 1 मोल बनेगा, ठीक है। अब तो रिएक्शन होगा तो इसका मोल घटेगा, उसका मोल बढ़ेगा, और इसका भी कोफिशिएंट 1 है तो 1 मोल बनेगा, ठीक है बेटा। अब लास्ट स्टेप में देखो, अब बचा क्या यहाँ पर, अब बचेगा क्या? तो 1 माइनस इनिशियल में इतना था, इतना इसमें से डिसोसिएट हो गया, टूट गया, तो 1 माइनस 1 हो गया। यहाँ पर क्या होगा? +1 होगा, यहाँ पर भी +1 होगा। ये आपका आफ्टर रिएक्शन हुआ, नंबर ऑफ मोल आफ्टर रिएक्शन। तो यहाँ निकालेंगे नंबर ऑफ मोल आफ्टर रिएक्शन, या नंबर ऑफ पार्टिकल आफ्टर रिएक्शन। नंबर ऑफ मोल आफ्टर रिएक्शन 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, अब +1 +1 बराबर कितना हो गया? +2 हो गया, यानी 2 मोल हुआ आफ्टर रिएक्शन। इसको नंबर ऑफ पार्टिकल्स में कन्वर्ट करोगे तो जितना मोल होगा उतना n पार्टिकल्स हो जाएगा, जितना मोल आया होगा उतना ही n पार्टिकल्स हो जाएगा। तो 2 मोल आया, 2 मोल आया तो 2 मोल 2n पार्टिकल्स हो जाएगा, जितना मोल आएगा उतना ही n पार्टिकल्स हो जाएगा। अब नंबर ऑफ मोल बिफोर डिसोसिएशन, यहाँ क्या लिख दिए? नंबर ऑफ मोल आफ्टर रिएक्शन, रिएक्शन के बाद, या आफ्टर डिसोसिएशन, या नंबर ऑफ मोल बिफोर डिसोसिएशन। नंबर ऑफ मोल बिफोर डिसोसिएशन, बिफोर डिसोसिएशन का मतलब हुआ अभी तक रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुआ था, तो बिफोर डिसोसिएशन में कितना मोल है? 1 मोल है, तो 1 मोल हो गया। 1 मोल का मतलब n पार्टिकल्स हो गया, n पार्टिकल्स। 1 मोल का बेटा मतलब हो गया n पार्टिकल, जितना मोल होगा उतना n पार्टिकल्स होगा। 2 मोल होगा 2n पार्टिकल्स, 3 मोल होगा 3n पार्टिकल्स, 4 मोल होगा 4n पार्टिकल्स, ठीक है। नंबर ऑफ पार्टिकल्स में कन्वर्ट करोगे, जितना मोल होगा उतना ही पार्टिकल्स हो जाएगा। तो नंबर ऑफ मोल आफ्टर रिएक्शन, रिएक्शन के बाद आया 2n पार्टिकल्स। नंबर ऑफ मोल बिफोर डिसोसिएशन या आफ्टर डिसोसिएशन भी लिख सकते हो, आफ्टर रिएक्शन के जगह पर आफ्टर डिसोसिएशन भी लिख सकते हो, ये लिख दो।
आफ्टर डिसोसिएशन, डिसोसिएशन के बाद यानी रिएक्शन के बाद आपका 2 मोल आया, 2 मोल का मतलब 12 पार्टिकल्स हुआ। नंबर ऑफ मोल बिफोर डिसोसिएशन कितना हुआ, n पार्टिकल्स हो गया। अब हमको भान फॉर फैक्टर आई निकालना था। आई को कहते हैं भान टॉप फैक्टर, इंडिकेशन करते हैं आई से हम लोग इंडिकेट करते हैं भान टॉप फैक्टर को। तो भान टॉप फैक्टर का फॉर्मूला बताया था, नंबर ऑफ मोल और पार्टिकल्स आफ्टर डिसोसिएशन और एसोसिएशन बटा में नंबर ऑफ मोल बिफोर डिसोसिएशन और एसोसिएशन। तो आफ्टर डिसोसिएशन कितना हुआ, 12 पार्टिकल्स। अब बिफोर डिसोसिएशन कितना हुआ, n पार्टिकल्स। n कट गया तो आई बराबर कितना आ जाएगा, 2। भान हाउस फैक्टर का वैल्यू कितना आया, 2 आया। ये बात समझ में आया बाबू, ये समझ में आया सबको, आया आपको, आप लोग का आया बुआ, यस सर आया सर। आनंद सर समझ में आ गया है, कोई दिक्कत। सर वो माइनस 1 मोल लिखे ना वो था। यहाँ -1, यहाँ -1। ए यस सर। बाबू, जितना यस सर। कोफिशिएंट होगा रिएक्टेंट, रिएक्टेंट मतलब कंप्लीट डिसोसिएट न हो रहा है, जितना कोफिशिएंट होगा उतना ही मोल यहाँ पर डिसोसिएट हो जाएगा, टूट जाए, टूट के प्रोडक्ट में बदलेगा, बनेगा। तो जितना कोफिशिएंट, जितना कंपोनेंट का होगा उतना ही मोल बनेगा। यहाँ 1 था तो 1 मोल बना, यहाँ 1 था 1 मोल बना, यही कंसेप्ट है। ठीक है, बात समझ में आया, एक केमिकल इक्विलिब्रियम का यस कंसेप्ट सर। हुआ, समझ में आया बुआ। यस सर। अब यस सर। इस पर सवाल कैसे पूछा जाएगा, 100% डिसोसिएशन हो रहा है, ठीक है, तब की बात, ठीक है, इसको उतारो पहले, इसको सर वहाँ उतार जीरो दीजिए आप लिखे हैं। लोग। कहाँ बुआ, यहाँ, यहाँ 0 बेटा लिखे हैं, सर बिफोर द रिएक्शन। अभी रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुआ है तो प्रोडक्ट में क्या बनेगा, 0 0 होगा। स्टार्ट होगा यस सर। रिएक्शन तब ना कुछ प्रोडक्ट में बनेगा, गाड़ी स्टार्ट होगा यस तब ना दूरी तय करेगा। और गाड़ी स्टार्ट नहीं हुआ तो तुमसे कोई पूछेगा कितना किलोमीटर गाड़ी तय किया, क्या कहेगा, 0। क्या जीरो। कहेगा, 0। जीरो और सर। जब स्टार्ट होगा 0 हो जाएगा, जब स्टार्ट होगा गाड़ी तो आगे बढ़ेगा, तो आपको कुछ किलोमीटर चलेगा तो वो आपका डिस्टेंस बताना होगा। अभी बिफोर द रिएक्शन की बात है, रिएक्शन नहीं हुआ है इसकी बात है, ठीक है, उतारो। ठीक है सर। ठीक, ओके, उतारो जल्दी। हो गया है, यस सर। लिखा दो। मिटका दे बाबू, मिटा दीजिए सर। यस सर। ठीक है, मिटका देता। अब इस पर सवाल कैसे आएगा, तो डायरेक्ट मार सकते हो, कैसे मार सकते हो देखो। हाँ, एग्जाम्पल देखो, कुछ एग्जाम्पल देखो। कैलकुलेट द Van't Hoff factor in the following compound. In the following compound.
इन द फॉलोइंग कंपाउंड। बहुत सारा कंपाउंड दे रहा हूं, उसका भांट फॉर फैक्टर निकालना है। पहला मान लो कि HNO3 है, दूसरा H2SO4 है, तीसरा MgCl2 है, 4 आपका ले लेता हूं H3PO4 है, और 5 ले लेता हूं, चलो H2CO3 है। इसके बाद एक और ले लेता हूं 6, लिथियम 3, सोडियम 3 और AlF6 का होल 2। इतना में तेरे को समझ में आ जाएगा। अब इसमें कोई को पूछ सकता है भांट फॉर फैक्टर क्या होगा। मान लीजिए तेरे को पहला पूछा, तो पहला को एक्वा सोल्यूशन में डाल दो, यानी सॉल्वेंट में डाल दो, और इसको ब्रेक कर दो, तो H+ और NO3- में टूट जाएगा। देखना क्या, भांट फॉर फैक्टर निकालने के लिए जब 100% डिसोसिएट करेगा तब ये सारा कंपाउंड 100% डिसोसिएट करेगा। 100% डिसोसिएशन, जब 100% डिसोसिएशन की बात आएगी तब की यहाँ बात आएगा। देखो बाबू, तो अब देखो क्या, ये जब तोड़ देगा तो इनिशियल में देखो कितना मोल है, 1 मोल है। अब तोड़ने के बाद कितना मोल होगा, सबका कोफिशिएंट जोड़ लो, 1 मोल और 1 मोल, 2 मोल है, ये 2 मोल है। ठीक है बेटा। अब 1 मोल का मतलब हुआ N पार्टिकल्स, और 2 मोल का मतलब हुआ 2N पार्टिकल्स। 2N यह आफ्टर डिसोसिएशन है, ये बिफोर डिसोसिएशन है। अब I का वैल्यू निकालेगा आफ्टर डिसोसिएशन बटा में बिफोर डिसोसिएशन, तो 2N बटा में N कट गया, बराबर 2 आ गया। बात समझ में आया? समझ में आया बुआ? अब मान लो कि इसमें हम एक और सवाल बता रहे हैं। जैसे हम सवाल 4 ले लिया, 4 नंबर का आंसर देखो, H3PO4, इसको तोड़ दो एक्वा सोल्यूशन में डालकर, सॉल्वेंट में तोड़ दिया, तो 3H+ और PO4- में टूट जाएगा। अब इसमें देखो बिफोर द रिएक्शन, रिएक्टेंट में नंबर ऑफ मोल देखो, रिएक्टेंट में, तो रिएक्टेंट में 1 मोल है, एक कोफिशिएंट का मतलब 1 मोल। यहाँ 3 कोफिशिएंट है और इसका एक कोफिशिएंट कुछ नहीं रहता तो 1 रहता है, तो 3 और 1 4 मोल हो गया। ठीक है। अब ये N पार्टिकल्स हो जाएगा, 1 मोल का मतलब N पार्टिकल्स, और 4 मोल का मतलब 4N पार्टिकल्स हो जाएगा। ऐसे निकालने का तरीका है। आप रिएक्शन में तोड़ दीजिए। अब I बराबर निकालेगा भांट फॉर फैक्टर I बराबर, तो प्रोडक्ट का जितना नंबर ऑफ पार्टिकल्स है बटा में रिएक्टेंट का पार्टिकल से डिवाइड कर देना, 4N बटा में N आ जाएगा, ये कट जाएगा, तो I बराबर क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। भांट फॉर फैक्टर का वैल्यू 4 आ गया। मान लो कि हम बनाने जा रहे हैं छठा, एक 6 नंबर बता देता हूं, तो लिथियम 3, सोडियम 3 और AlF का 6 का होल 2, इसको तोड़ोगे ना, इसको तोड़ोगे तो लिथियम फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट है, तो इस पर एगो पॉजिटिव आएगा, अब 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। सोडियम फर्स्ट ग्रुप का एलिमेंट है बेटा, सोडियम पर जौन ग्रुप का एलिमेंट होगा उतना ही मेटल पर प्लस आएगा, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये सोडियम हो गया, प्लस आपका आ जाएगा AlF6 पर -3 चार्ज आएगा, इसका 2 होल 2 है तो 2 आ जाएगा। अब देखो प्रोडक्ट में देखो जितना पॉजिटिव होगा, ठीक है, जितना पॉजिटिव है उतने निगेटिव होना चाहिए। 3 पॉजिटिव है 3, 6 पॉजिटिव, या 6 निगेटिव हो गया कि नहीं हो गया? ठीक है। अब हमको यहाँ पर देखो रिएक्टेंट में एक कोफिशिएंट है तो 1 मोल है, 1 मोल का मतलब N पार्टिकल्स हो जाएगा, N पार्टिकल्स हो जाएगा बेटा। अब यहाँ पर देखो 3 मोल, 3 6 मोल और 2 8 मोल, यहाँ 8 मोल हुआ, एक का मतलब 8N पार्टिकल्स हो जाएगा, 8N पार्टिकल्स, इतना पार्टिकल्स हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो बेटा, इसको हम सेपरेट कर दिया। अब I बराबर निकालना है तो 8N बटा में N हो जाएगा, N कट जाएगा, I बराबर कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। अब बताओ सारा कंपाउंड को तुम निकाल सकते हो,
सब कंपाउंड के निकल जाएगा बुआ, बोलो बन जाएगा और यस सर। सारा। हाँ कोई दिक्कत नहीं ना होगा। अब कोई कंपाउंड को भांड फॉर फैक्टर निकालना है, 100% डिसोसिएट हो रहा है तो तोड़ दो, प्रोडक्ट में जितना नंबर ऑफ मोल होगा उतना ही नंबर ऑफ पार्टिकल्स हो जाएगा, एन से मल्टीप्लाई कर देना, और जितना रिएक्टेंट में नंबर ऑफ मोल होगा उतना ही एन पार्टिकल्स होगा। तो प्रोडक्ट का नंबर ऑफ पार्टिकल्स में रिएक्टेंट के नंबर ऑफ पार्टिकल्स से डिवाइड कर देना, जितना वैल्यू आएगा वो भांड हॉफ बैंड भांड हॉफ फैक्टर का वैल्यू आ जाएगा। ठीक है बेटा, क्लियर है। जब 100% डिसोसिएशन करेगा तब। अब सवाल उठेगा 100% डिसोसिएशन नहीं करेगा तब भांड फॉर फैक्टर का वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे। अब तो बन जाना चाहिए, खाली तोड़ना चाहिए, कंपाउंड को तोड़ने आता होगा तो बन जाएगा, नहीं तोड़ने आता होगा तो फंस जाएगा। इसको उतारो पहले। समझ मारा हो, बुझाता है। कर लिए, हो गया बुढ़पा, हो गया बुआ, हो गया है बाबू, हो गया बच्चा लोग, यस सर। हो गया है। चलिए मिटा यस सर। देता हूं। अब हम भांड हॉफ फैक्टर कैलकुलेट करने जा रहे हैं जब 100% डिसोसिएटेड नहीं होगा तब। तब क्या होगा, यहां देखो ध्यान से। व्हेन सॉल्यूट इज केस, देखो सेकंड लेता हूं, केस सेकंड, when solute is not 100% dissociated, not 100% dissociated, that is calculate the Van't Hoff factor, that is calculate the Van't Hoff's factor by degree of dissociation, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। जब कोई सॉल्यूट पार्टिकल 100% डिसोसिएशन नहीं करेगा, माने 100% सॉल्वेंट में डालने पर नहीं टूटेगा, उसका एग्जांपल वीक एसिड, वीक बेस हो सकता है। ठीक है, जब 100% डिसोसिएट नहीं करेगा तब उसका भांट हॉफ फैक्टर कैलकुलेट करते हैं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन के द्वारा। अब सवाल उठेगा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। देखो बाबू, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन के द्वारा हम लोग भांट हॉफ फैक्टर कैलकुलेट करते हैं वैसे पदार्थ का जो 100% डिसोसिएट नहीं करता है सॉल्वेंट में। जब 100% डिसोसिएट नहीं करेगा तो भांट हॉफ फैक्टर हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन के द्वारा। अब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन देखो, अब हेडिंग में लिखता हूं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का एक फार्मूला होता है, फार्मूला
निकालने का डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को अल्फा से इंडिकेट करते हैं। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को अल्फा से इंडिकेशन करते हैं, अल्फा से। और लिखते हैं नंबर ऑफ मोल डिसोसिएटेड नंबर ऑफ मोल डिसोसिएटेड बटा में टोटल नंबर ऑफ मोल इज टेकन बटा में टोटल नंबर ऑफ मोल इज टेकन। ठीक है बेटा, ए डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकालने का फॉर्मूला हुआ कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बराबर जो अल्फा से इंडिकेट करते हैं नंबर ऑफ मोल डिसोसिएटेड बटा में टोटल नंबर ऑफ मोल इज टेकन। ठीक है बेटा, जैसे सपोज दैट, यार देखो एक एग्जांपल देखो बेटा, इसका एक एग्जांपल देखो। जैसे एक कंटेनर ले लिया, इसमें क्या किया गया बेटा कि 10 मोल CH3COOH 10 मोल एसिटिक एसिड ले लिया, 10 मोल ऑफ CH3COOH 10 मोल ऑफ CH3COOH के ले लिया गया। आई क्या हुआ, ये 10 मोल तो लिया गया, इसमें से 5 मोल ऑफ CH3COOH इज डिसोसिएटेड। ठीक है बेटा, एक कंटेनर लिया, इस कंटेनर में 10 मोल मैंने एसिटिक एसिड को ले लिया, 10 मोल में से 5 मोल डिसोसिएट हुआ, और तब कह रहा है इसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होगा, यानी अल्फा बराबर व्हाट। अल्फा को इंडिकेट करते हैं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन के द्वारा, तो अल्फा बराबर व्हाट कर दिया, अल्फा का वैल्यू क्या होगा। ठीक है बेटा, अब अल्फा के वैल्यू हमको निकालना होगा। अल्फा के वैल्यू क्या होगा, तो 10 मोल CH3COOH लिया गया, 5 मोल ऑफ CH3COOH डिसोसिएट हो गया, तो अल्फा बराबर होता क्या है, देखो ध्यान से। अल्फा बराबर नंबर ऑफ मोल डिसोसिएटेड बटा में टोटल नंबर ऑफ मोल टेकन, तो नंबर ऑफ मोल डिसोसिएट 5 मोल हुआ और बटा में 10 हुआ, ये 2 बार में कट गया, बराबर आया 1/2, आया कि नहीं आया, 1/2। अल्फा बराबर 0.5 आया, ये वैल्यू आया, या 0.5 कर सकते हो, या अल्फा बराबर 50% कर सकते हो। परसेंटेज में पूछेगा तो आधा आया है, आधा डिसोसिएट हुआ है, आधा का मतलब क्या हुआ, 50% डिसोसिएट हुआ। बात समझे, यानी नोट में कुछ पॉइंट लिख रहे हैं, नोट में कुछ पॉइंट लिख रहे हैं। जैसे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का वैल्यू आपका 1 जो होगा, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का वैल्यू अल्फा का वैल्यू 1, ये मैक्सिमम होगा, मैक्सिमम। यानी कहने का मतलब हुआ कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का वैल्यू 1 से ज्यादा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, मैंने यहाँ लिखा है कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बराबर नंबर ऑफ मोल सर बड़ा डिसोसिएटेड। जूम हो गया है सर, क्या हुआ, बड़ा दिख रहा है सर। ओ देखो जी, बड़ा दिखाई दे रहा है, सही तो दिख रहा है सर। दिखाई दे रहा है, हाँ सर, दिखाई दे रहा सही है, हो गया, सही हो गया, सही हो है गया ना। सर। ठीक है देखो, तुम ही जूम कर दिया होगा बेटा। अब यहाँ देखो बेटा, यहाँ पर अल्फा के वैल्यू 1 जो होगा, यानी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का वैल्यू 1 होगा, वो मैक्सिमम वैल्यू होगा, क्योंकि यहाँ पर हम डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बराबर लिखवाया है नंबर ऑफ मोल डिसोसिएटेड बटा में टोटल नंबर ऑफ मोल इज टेकन। मतलब जितना नंबर ऑफ मोल आप लीजिएगा उसमें जितना नंबर ऑफ मोल डिसोसिएट हो जाएगा, तो जितना डिसोसिएट होगा टोटल मोल से डिवाइड कर देंगे, और जितना आएगा उतना डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का वैल्यू होगा।
या मैक्सिमम क्या हो सकता है, जितना नंबर ऑफ मोल आपने लेंगे उतना ही नंबर ऑफ मोल डिसोसिएट हो जाएगा। टोटली अगर डिसोसिएट होगा तो टोटल मोल ऑफ डिसोसिएट हो जाएगा। तो टोटल जितना मोल लिए उतना ही मोल डिसोसिएट हो गया, तो जितना लिए उतना ही से डिवाइड करना होगा, तो मैक्सिमम वैल्यू कितना आएगा, 1 आएगा। तो अल्फा का वैल्यू यानी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का वैल्यू मैक्सिमम आपका 1 होगा, 1 से ज्यादा नहीं होगा। अगर कहीं ऐसा सवाल अटकता है कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का वैल्यू मैक्सिमम कितना होगा, तो 1 हो सकता है। या यहां पर आप ऐसे लिख सकते हैं, अल्फा का वैल्यू लेस देन होगा, लेस देन या बराबर 1 का होगा, यही हो सकता है। चाहे तो अल्फा का वैल्यू यानी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का वैल्यू चाहे तो 1 से कम होगा या बराबर होगा, 1 से ज्यादा नहीं होगा। अगर अभी कभी ऐसा अगर मिले अल्फा का वैल्यू ग्रेटर देन 1, अगर कहीं ऐसा अगर रहे कि अल्फा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का वैल्यू ग्रेटर देन 1, तो ये नेवर पॉसिबल, ऐसा पॉसिबल नहीं है। ठीक है, कभी भी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का वैल्यू 1 से ज्यादा नहीं होगा। जब भी होगा 1 से कम होगा, आपको परसेंटेज देगा कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन 50% हो रहा है, तो 50% का मतलब 50/100 कर लेंगे। अगर 60% कहेगा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन टूट रहा है, कोई भी कंपाउंड सॉल्वेंट में 60% डिसोसिएट हो रहा है, तो मतलब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन दिया हुआ है, तो 60/100 कर देना। 70% डिसोसिएट होगा तो 70/100 कर देना अल्फा की जगह पर। इस तरह से वैल्यू बैठा सकते हो। ठीक है बेटा, अब हम कैलकुलेशन करने जा रहे हैं। ठीक है बेटा, थ्योरी डिराइव करने जा रहे हैं। जब सॉल्यूट पार्टिकल 100% डिसोसिएट नहीं होगा, उसके लिए हमको भान टॉप्स फैक्टर कैसे कैलकुलेट करेंगे। अभी तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कैलकुलेट करने के लिए सिखाए, अब भान टॉप फैक्टर कैसे कैलकुलेट करेंगे जब कोई पदार्थ 100% डिसोसिएट नहीं होगा। ठीक है, वीक एसिड होगा, वीक बेस होगा। इसको उतार लो पहले, इसको उतार लीजिए पहले बाबू, सारे बच्चे उतार ले। उतार लिया सर। उतार लिए बेटे, समझ में आ गया ना? समझ में आ गया होगा। ये ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का वैल्यू, ध्यान में रखिएगा सारा। अब हम बताने जा रहे हैं, यहाँ देखिए लिखवाया हुआ है मेरा थ्योरी, हेडिंग लिखवाया हुआ है, व्हेन सॉल्यूट इज नॉट 100% डिसोसिएटेड। जब सॉल्यूट 100% डिसोसिएट नहीं होगा, उतार लिए थे ना, जब सॉल्यूट 100% डिसोसिएट नहीं होगा तो उसके लिए भान टॉप फैक्टर का वैल्यू कैसे निकालेंगे। ठीक है बेटा, बड़ा इंपॉर्टेंट चल रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट। 12 में तो बहुत मार्क्स आएगा, क्लास ड्रॉप नहीं करेंगे। लास्ट आपका मेन बचा हुआ है आइडियल और नॉन आइडियल सोल्यूशन, इसमें हर साल पूछा जाता है। ठीक है बेटा, इसके बाद लास्ट हो जाएगा चैप्टर, बहुत लास्ट 5th पोजीशन पर जा चुका है चैप्टर, एकदम एंडिंग की ओर बढ़ रहा है। लंबी चैप्टर था, बहुत लंबी चैप्टर था। देखो यहाँ पर, देखो बाबू, CH3 C-OH इसको एक्वस सोल्यूशन में डाल दिए। आई बेटा, ये इक्विलिब्रियम का साइन करते हैं, ये टूटेगा तो CH3 C-OO- और H+ में टूट जाएगा। टूट गया कि नहीं टूट गया? अब यहाँ पे देखो, यह इनिशियल में मैंने मान लिया 1 मोल है, 1 कोफिशिएंट का मतलब 1 मोल। अब बिफोर द रिएक्शन, अभी रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुआ है, यानी रिएक्टेंट का अमाउंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होगा। जब तक रिएक्शन स्टार्ट नहीं होगा तब तक आपका रिएक्टेंट का अमाउंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होगा। ठीक है बेटा, तो इसका अमाउंट इनिशियल क्या हो जाएगा, 0। जब आपका कुछ बना ही नहीं होगा तो इसका मतलब 0 मोल होगा। अब मान लो कि रिएक्शन स्टार्ट हुआ, जब रिएक्शन स्टार्ट हुआ तो 100% डिसोसिएट नहीं हो रहा है, यहाँ लिखेंगे नॉट 100% डिसोसिएट, नॉट 100% डिसोसिएटेड। एक ऐसा थ्योरी है जो 100% डिसोसिएट नहीं हो रहा, उसके लिए मैं बता रहा हूं। ठीक है, तब इसका हम जो मान लीजिए रिएक्शन स्टार्ट होगा
तो कुछ अमाउंट डिसोसिएट होगा प्रोडक्ट में, तो इसका जो अमाउंट डिसोसिएट होगा रिएक्टेंट में, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में, इसका अमाउंट घटेगा, और इसका अमाउंट घटेगा तो हम लोग माइनस अल्फा कहेंगे। जितना कोफिशिएंट होगा ना उतना ही अल्फा ले लेंगे कि माइनस अल्फा डिसोसिएट हो रहा है। ठीक है बेटा, जितना यहाँ कोफिशिएंट होगा या अल्फा में माइनस लगा देंगे, उतना ही कोफिशिएंट में माइनस लगा देंगे, तो माइनस अल्फा हुआ, 1 छुपा हुआ है, और जितना प्रोडक्ट में प्रत्येक कंपोनेंट का कोफिशिएंट होगा उतना ही अल्फा बनेगा, एसोस बन जाएगा। प्लस अल्फा, प्रोडक्ट में प्लस लगाएंगे, प्रोडक्ट में प्लस इसलिए लगा दिया कि प्रोडक्ट का अमाउंट बढ़ रहा है, और रिएक्टेंट में माइनस इसलिए लगाया कि रिएक्टेंट का अमाउंट घट रहा है। घट रहा है का मतलब माइनस साइन इंडिकेट करेगा, अब बढ़ रहा है का मतलब पॉजिटिव साइन इंडिकेट करेगा। ठीक है बेटा, अब इसको हम यहाँ पर निकालते हैं। अब रिएक्शन के बाद क्या होगा, तो अब इनिशियल में 1 मोल था, इतना इसका अमाउंट कन्वर्ट हो गया प्रोडक्ट में, तो इसमें से इसको घटा देंगे तो फाइनल हमको मोल मालूम हो जाएगा। इनिशियल माइनस ये जो घटा हुआ है, इनिशियल में से जो आपका कन्वर्ट हुआ अमाउंट प्रोडक्ट में, जो अमाउंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुआ, जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन से इंडिकेट किया गया है, इसमें से इसको घटा देंगे तो रिमेनिंग अमाउंट मालूम हो जाएगा। तो 1 माइनस अल्फा, ये फाइनल अमाउंट हो जाएगा। ठीक है, कि इतना बचा होगा। ठीक है, अब यहाँ पर जोड़ लेंगे तो 0 प्लस अल्फा, तो ये प्लस अल्फा, ए प्लस अल्फा। ठीक है बेटा, इतना आ जाएगा। अब यहाँ निकालेंगे क्या, नंबर ऑफ मोल, नंबर ऑफ मोल आफ्टर डिसोसिएशन, माने डिसोसिएशन के बाद। ठीक है, तो आफ्टर डिसोसिएशन क्या हुआ, रिएक्शन के बाद, रिएक्शन के बाद यही ना हुआ, यही ना मेरा टोटल मोल आया है, तो टोटल जोड़ लेंगे 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा और प्लस अल्फा। ये नंबर ऑफ मोल आफ्टर डिसोसिएशन, डिसोसिएशन के बाद इतना आया, तो एक अल्फा कट जाएगा, माइनस अल्फा प्लस अल्फा, प्लस 1 अल्फा है, प्लस 1 प्लस अल्फा आ गया आफ्टर डिसोसिएशन। अब निकालेंगे नंबर ऑफ मोल बिफोर डिसोसिएशन। डिसोसिएशन से पहले कितना मोल था, तो डिसोसिएशन से पहले कितना मोल था, 1 मोल था। ठीक है बेटा, 1 मोल हो गया। अब आई बराबर निकालेंगे, आई बराबर जितना मोल होगा उतना ही पार्टिकल होगा, तो एन तक कट जा रहा है, तो 1 प्लस अल्फा आफ्टर डिसोसिएशन, अब बिफोर डिसोसिएशन 1, तो आई बराबर क्या आ जाएगा, आई बराबर 1 प्लस अल्फा आ जाएगा, इतना वैल्यू आ जाएगा, इतना आ जाएगा, आई बराबर 1 प्लस अल्फा। एक फॉर्मूला है, इसको आप याद रखेंगे, आई बराबर 1 प्लस n माइनस 1 इंटू अल्फा। आपको यहाँ पर एक फॉर्मूला लिखा मैंने बेटा, यहां से निकला, आई बराबर 1 प्लस अल्फा था, तो आई बराबर 1 प्लस n माइनस 1, n माइनस 1 में n घटा दिया इंटू अल्फा कर दिया। ये जो फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला जनरल फॉर्मूला है, जनरल फार्मूला फॉर डिसोसिएशन। अगर कोई पदार्थ डिसोसिएट होगा, जो 100% डिसोसिएट नहीं होगा, 100% डिसोसिएट होता तो पहले से ही निकाल लेते, आराम से तुरंत निकल जाता। जब कोई पदार्थ 100% डिसोसिएट नहीं हो रहा है, उसके लिए जनरल फार्मूला मैंने लिख दिया, आई बराबर 1 प्लस n माइनस 1 इंटू अल्फा। अल्फा क्या है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है। अल्फा क्या है बेटा, डिग्री ऑफ डिसो, इसका वैल्यू देता है कैसे, चाहे तो पॉइंट बन दे देगा, कहेगा 20% डिसोसिएट हुआ, 50%, 70%, 70 कहेगा तो 70/100 कर देंगे, 20 कहेगा तो 20/100 कर देंगे, 50 कहेगा तो 50/100 कहेंगे। अब बात रहा एन है क्या यहाँ पर, ठीक है, एन का मतलब समझेंगे तब। तो एन बराबर यहाँ है नंबर ऑफ मोल ऑफ प्रोडक्ट में जितना नंबर ऑफ मोल होगा वो एन का वैल्यू बताएगा। प्रोडक्ट में जितना नंबर ऑफ मोल होगा वो एन का वैल्यू बताएगा। क्या बताएगा बेटा,
एन का वैल्यू बताएगा। जो प्रोडक्ट में नंबर ऑफ मोल होगा वह एन का वैल्यू बताएगा। हम सवाल इस पर कराएंगे, टेंशन मत लेना। तो एन बराबर नंबर ऑफ मोल ऑफ प्रोडक्ट। हाँ बोलिए। सर आई का मतलब क्या होगा? अभी तो आप ज्वाइन कर लिए, अभी ना ज्वाइन किया, होटल में है। जब गया होटल में बैठ गया, कह दिए कि सर दाल का मतलब क्या हुआ, दालवा घट गया, लान दीजिए। अभी नहीं ज्वाइन किए हैं सर आप? हैं? बोलो। यस सर, तो फार्मूला से पहले ज्वाइन किए थे, वही तो पूछ रहे हैं आई का मतलब क्या होगा। आई 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 तो बहुत पहले पिछले क्लास चला। आई को क्या कहते थे? भान ठॉप्स फैक्टर से इंडिकेट किया गया है आई से। भान हाँ सर, ठॉप यहाँ पे फैक्टर पूछ रहे थे हम। यहाँ पर दूसरा हो जाएगा। दू यहाँ लिखेंगे, इंडिया में दू ऐसे लिखेंगे, और पाकिस्तान में जाएंगे तो दू लिखेंगे ऐसे। है वही ना पढ़ा रहे थे। लेक्चर को स्टार्ट होता है बेटा उसी समय ऐड होइए। और 1 घंटा लगभग पौन घंटा लेक्चर चला गया, तब बीच में ऐड हो रहे हैं। तब आई पूछेंगे, तब फिर अल्फा पूछेंगे। ये सब आप लेक्चर पे ध्यान दे। इनिशियल में ही स्टार्ट हुआ, आओ बच्चा से पूछो कोई के दिक्कत हो रहा है तो आप जब लेक्चर चालू होता है उसी समय बैठ जाए। आई है यहाँ पर भान ठॉस फैक्टर, ठीक है। तो यहाँ बेटा था, ये फार्मूला था जनरल फार्मूला फॉर डिसोसिएशन। फॉर डिसोसिएशन के लिए जब 100% पदार्थ डिसोसिएट नहीं होगा, और तब इसका फार्मूला यूज करके हम लोग भान ठॉस फैक्टर आई कैलकुलेट करेंगे। कैसा सवाल होगा हम सवाल सब बता रहे हैं, और एक दो थियरिया है बताने के बाद। बहुत इंपॉर्टेंट आप जगह पहुंचे हैं। यही सब 12 में ज्यादा मात्रा में ऑब्जेक्टिव घुसा देता है। रटने फटने से नहीं बनता है, बच्चा को समझना पड़ता है। समझ में आएगा तब है। ठीक है आनंद, आगे बढ़े। आनंद बाबू यस सर। समझ में आ गया यस ना? सर, है हो गया। यस ठीक है, सर। उतार लो पहले बेटा, इसको उतार लीजिए। उतार लिए? उतारो उतारो। क्लास जो है, वीडियो जो है, लेक्चर के समय ही स्टार्ट हो जाएगा। आप वहां पर चिपक जाएंगे तो दिक्कत नहीं होगी। उतार लिए सर। हो गया? तो एक हो गया बाबू, उतारो उतारो। हो गया बुआ? हो गया जी? यस सर। रुक जाओ 1 सेकेंड। अब देखिए एक और बताने जा रहा हूँ बेटा, यहाँ देखो ध्यान से, मिटा देना हो है? जल्दी उतारो, इसी में करना है कुछ कमाल। हो गया है? हाँ देखो बेटा, एक और ऑब्जेक्टिव सवाल के लिए हम फिर ये बता रहे हैं। एक और ऑब्जेक्टिव आप भी सबको देखेंगे, यहाँ पर बहुत अंदर से सवाल पूछते रहता है बाबू। अब ध्यान नहीं देंगे तो फंस जाएंगे। अब देखिए, ये कोई पदार्थ है जो 100% डिसोसिएट नहीं हो रहा। अब कंसंट्रेशन के टर्म में हम ले रहे हैं बेटा। क्या के टर्म में ले रहे हैं? कंसंट्रेशन के टर्म में ले रहे हैं। जैसे यही मेरा रिएक्शन है जो नॉट 100% डिसोसिएटेड, 100% डिसोसिएट नहीं हो रहा है, ठीक है ना? यहाँ देखो बाबू, अब मान लेते हैं कि इसका इनिशियल कंसंट्रेशन सी है। इसका इनिशियल कंसंट्रेशन सी है बिफोर द रिएक्शन। इस कंपाउंड का इनिशियल कंसंट्रेशन सी मान लिया बिफोर द रिएक्शन।
और बिफोर द रिएक्शन इसका कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा, 0 होगा और 0 होगा, क्योंकि रिएक्शन के बाद ना प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा। अब मान लो कि रिएक्शन स्टार्ट हुआ, केमिकल इक्विलिब्रियम का कंसेप्ट है बेटा, रिएक्शन स्टार्ट हुआ तो इसका कंसेंट्रेशन जो है प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा। मान लिया कि सी अल्फा इसका कंसेंट्रेशन जो है प्रोडक्ट में बन रहा है, जितना कोफिशिएंट उतना सी अल्फा मानना होगा, ठीक है। यहाँ पर जितना कोफिशिएंट प्रोडक्ट में प्लस लेना होगा, सी अल्फा प्लस सी अल्फा, इतना ले लिया। अब आपको यहाँ पर एट इक्विलिब्रियम पर रिएक्शन इतना इनिशियल में था, इतना इससे डिसोसिएट हो गया, ये अल्फा है बाबू, अल्फा है, इतना इनिशियल में था, इतना डिसोसिएट हो गया कंसंट्रेशन, तो सी माइनस सी अल्फा, ये फाइनल कंसंट्रेशन आपको मिलेगा। इनिशियल में से जो डिसोसिएट हुआ है कंसंट्रेशन उसको घटा दो, जितना बचेगा वो फाइनल कंसंट्रेशन इसका हो जाएगा, और इसका प्लस सी अल्फा हो जाएगा, इसका प्लस सी अल्फा हो जाएगा, ठीक है। अब आपका आई बराबर निकाल दो डायरेक्ट, आई बराबर प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन, ये प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन बट्टा में प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन, ये टोटल जोड़ लो, पहले जोड़ लो, टोटल कंसंट्रेशन मोल में जोड़ रहा हूं, टोटल नंबर ऑफ मोल आफ्टर डिसोसिएशन, या टोटल कंसंट्रेशन आफ्टर डिसोसिएशन, तो आफ्टर डिसोसिएशन क्या है, यही ना आया है, डिसोसिएशन के बाद टोटल कंसंट्रेशन यही ना है बेटा, इसको जोड़ लेंगे, तो सी माइनस सी अल्फा प्लस सी अल्फा प्लस सी अल्फा, सी माइनस सी अल्फा प्लस सी अल्फा प्लस सी अल्फा ले लिया, एक माइनस सी अल्फा कट जाएगा, बचेगा क्या, सी प्लस सी अल्फा, इतना बच जाएगा। और concentration before dissociation, तो आपका बिफोर डिसोसिएशन कितना है, तो ये सी है मात्र बिफोर डिसोसिएशन, ये बिफोर डिसोसिएशन हुआ। अब आई बराबर निकालेंगे तो सी प्लस अल्फा बट्टा में सी, यानी सी कॉमन ले लेगा तो आपका 1 प्लस अल्फा, अब बट्टा में आ जाएगा क्या, सी कट गया, आई बराबर तेरे को क्या गया 1 प्लस अल्फा, यानी यहां से एक रिजल्ट आउट हो रहा है। ध्यान दीजिएगा, ऑब्जेक्टिव सवाल के लिए बहुत बम्पर ऑब्जेक्टिव सवाल बनता है। यहाँ पे 3 डिराइव किया कंसंट्रेशन के टर्म में लेकर और भान टॉप फैक्टर निकाला, तो पता चला कि भान टॉप फैक्टर जो है कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करता है। बात समझे, कोई कहता है भान टॉप फैक्टर कंसंट्रेशन पर डिपेंड करता है इलेक्ट्रोलाइट्स का, तो पदार्थ के इलेक्ट्रोलाइट्स का कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करता, कि कंसंट्रेशन फाइनली जाके कट जा रहा है और हमारा भान फॉर फैक्टर में कोई कंसंट्रेशन टर्म नहीं आ रहा है, ठीक है। तो भान टॉप फैक्टर डू नॉट डिपेंड ऑन, यहां लिखना पड़ेगा, इसको ध्यान में रखेंगे, भान हॉप्स फैक्टर डू नॉट depends on concentration of electrolytes, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। कोई कहता है कि भान टॉप फैक्टर कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स पर डिपेंड करता है, तो आपका जवाब होगा कि नहीं, भान टॉप फैक्टर कंसंट्रेशन टर्म पर डिपेंड नहीं करता है। ये थ्योरी के द्वारा यही पॉइंट बताने का मैंने कोशिश किया। ये थ्योरी इसलिए बताया
कि भांट ऑफ फैक्टर को यह बताया जा सके, यह भांट और फैक्टर जो होता है कंसंट्रेशन टर्म पर डिपेंड नहीं करता है, कंसंट्रेशन से इंडिपेंडेंट रहता है, कंसंट्रेशन पर भांट ऑफ फैक्टर डिपेंड नहीं करता है। उतार लो बेटा, उतार लीजिए। इसको उतार ले बेटा। हो गया है, हो गया सर। समझ में आ गया बुआ? तो यस सर। भांट ऑफ फैक्टर बेटा आपको कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करता है, ये मेरा थ्योरी आपको बता रहा। बहुत सुंदर तरीका से पढ़ाया है बेटा, एक भी सवाल तेरे को कोई भी जगह नहीं छूटेगा। अगर सारा वीडियो देखे होंगे और उसको पूरा प्रैक्टिस करते होंगे। लंबी चैप्टर था, बहुत बड़ा चैप्टर फिजिकल केमिस्ट्री का 12 का, आधा समाप्त समझो कि समाप्त हो गया, आधे बच्चा तेरा फिजिकल। अब अगले महीना से हम डेली करेंगे, इसको मिटा देना बाबू। अब एक और थ्योरिया है जो आपको हम बताने जा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। अब यहां पर देखो बाबू, कैलकुलेट द भांट ऑफ फैक्टर, केस यहां थर्ड ले रहा हूं, केस थर्ड है, कैलकुलेट द भांट ऑफ फैक्टर बाय डिग्री ऑफ एसोसिएशन, बाय डिग्री ऑफ एसोसिएशन। अभी जो आपने भांट फॉर फैक्टर कैलकुलेट किया डिसोसिएशन के थ्रू, अब हम लोग कैलकुलेट करने जा रहे हैं एसोसिएशन के थ्रू। जब कोई कंपाउंड सॉल्वेंट में डालोगे तो एसोसिएट हो जाएगा, ठीक है? तो उसके लिए भांट ऑफ फैक्टर कैसे कैलकुलेट करेंगे, ठीक ना? यहां देखो बाबू, फेमस एग्जांपल है 2 मोल CH3 C डबल OH, 2 मोल एस्टिक एसिड, इस पर अगर डालोगे बेंजीन डालोगे तो बन जाता है CH3 C डबल OH का होल 2। अब देखो ये 2 मोल था और यहाँ क्या मोल हो गया, 1 मोल हो गया, 1 कोफिशिएंट हो गया। अब देखो इनिशियल में बेटा ये 2 मोल था, ये 2 है, ये 2 मोल था रिएक्टेंट। अब रिएक्टेंट क्या हो गया, 1 मोल, एक का मतलब कम हो गया, कम हो गया का मतलब जाके सॉल्वेंट में जुट गया, एसोसिएट कर गया, बस टूटा नहीं, एसोसिएट हो गया, एक दूसरे से जाके जुट गया, ठीक है बेटा? अब मान लो कि इसका कोफिशिएंट 2 है तो 2 मोल हो गया। अब बिफोर द रिएक्शन, पहले जैसा, अभी रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुआ है तो प्रोडक्ट में 0 मोल होगा या 0 मोल होगा। रिएक्शन स्टार्ट होने से पहले बेटा प्रोडक्ट में कुछ बना ही नहीं तो कितना वैल्यू होगा, 0 के बराबर होगा। अब मान लो कि रिएक्शन स्टार्ट हुआ तो माइनस जितना कोफिशिएंट है 2 अल्फा डिसोसिएट हुआ, ठीक है? यहाँ 2 था तो 2 अल्फा ले लिया, अल्फा क्या है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है, टूट रहा है, टूटने वाला के अल्फा से इंडिकेट किया है भांट ऑफ फैक्टर ने। यहाँ क्या बन जाएगा, यहाँ प्लस अल्फा बन जाएगा, क्योंकि 1 मोल है, 1 कोफिशिएंट है तो 1 अल्फा बन जाएगा। बन गया कि नहीं बन गया? अब इसको फाइनल हम मोल निकालेंगे। अब इतना फाइनल क्या होगा, इनिशियल इतना था, इतना इसका कम हो गया, यानी इतना अमाउंट कन्वर्ट हो गया प्रोडक्ट में, तो 2 माइनस 2 अल्फा इतना हो जाएगा, फाइनल मोल यही बचेगा। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लस अल्फा, ठीक है बेटा? अब निकालेंगे यहां से टोटल नंबर ऑफ मोल
आफ्टर डिसोसिएशन, आफ्टर डिसोसिएशन, आफ्टर डिसोसिएशन मैंने फाइनल, यही फाइनल हुआ। रिएक्शन के बाद इतना ही बचा है, रिएक्शन के बाद एट इक्विलिब्रियम पर इतना ही मोल है, टोटल मोल यही इसी को कहेंगे आफ्टर रिएक्शन। आफ्टर रिएक्शन तो लिखेंगे क्या, 2 माइनस 2 अल्फा अब प्लस अल्फा, 2 अल्फा में से एक अल्फा घट जाएगा तो 2 माइनस अल्फा बच जाएगा, इतना बच जाएगा, इतना बच जाएगा। अब निकालेंगे टोटल नंबर ऑफ मोल बिफोर डिसोसिएशन, बिफोर डिसोसिएशन। तो बिफोर डिसोसिएशन कितना था, बिफोर डिसोसिएशन यही ना है बाबू, रिएक्शन से पहले नंबर ऑफ मोल क्या है, यही ना है, तो ये 2 मोल हो गया बिफोर डिसोसिएशन। आई बराबर निकालेंगे अब, आफ्टर डिसोसिएशन बटा में बिफोर डिसोसिएशन होता है, आफ्टर डिसोसिएशन 2 माइनस अल्फा आया, अब बिफोर डिसोसिएशन 2 आया, प्रत्येक में डिवाइड कर देंगे, 2 बटा में 2 माइनस अल्फा बटा में 2, 2 कट जाएगा, आ जाएगा 1 माइनस अल्फा बाई 2। यानी आई बराबर एसोसिएशन के लिए जब कोई पदार्थ जो है लिक्विड में डालोगे एसोसिएट हो जाएगा तो आई बराबर 1 माइनस अल्फा बाई 2 आ जाएगा आपका फॉर्मूला। ए फॉर ए जनरल फॉर्मूला हुआ, जनरल फॉर्मूला, फॉर्मूला फॉर एसोसिएशन, ये एसोसिएशन का एक जनरल फॉर्मूला हुआ बेटा। जब आपका भांट ऑफ फैक्टर निकालना हो, जब कोई सॉल्यूट पार्टिकल्स जब सॉल्वेंट में डालने पर एसोसिएट हो जाता होगा तो उसके लिए फॉर्मूला आ गया भांट ऑफ फैक्टर बराबर 1 माइनस अल्फा बाई 2। अगर डिसोसिएट होता, नॉट 100% डिसोसिएटेड, तब फॉर्मूला बताए आई बराबर 1 प्लस n माइनस 1 इंटू अल्फा, याद है ना। ये फॉर्मूला का चक्कर है, ये कंसेप्ट आपको इस तरह से आपका भांट ऑफ फैक्टर आपका थ्योरी समाप्त हुआ। इसका सुंदर, हाँ आनंद कुछ बोलना चाह रहे हैं सर वहां पे क्या लिखे हैं टोटल, एक बोलेंगे तो हाँ बेटा, एक ओ छूट गया है बेटा, सॉरी, COOH है बेटा, उतार लो। समझ में आया, समझ में आया बाबू? यस सर। चलो समझ में आया तो बहुत अच्छा बात है। कुछ सवाल अभी तय, हाँ सवाल हम लोग कुछ बनाते हैं, ठीक ना। एग्जाम्पल 2 है सर या उसके साथ में 2 है? यहाँ एग्जाम्पल 2 नहीं है, यह इसके पहले 2 कोफिशिएंट है, 2 मोल है, एग्जाम्पल नहीं है, 2 मोल है, 2 मोल है बेटा, तब ना जाके उधर हो गया है CH3COOH का होल 2। यहाँ आफ्टर डिसोसिएशन लिखे हैं या एसोसिएशन लिखे हैं? यहाँ पर आफ्टर, आफ्टर एसोसिएशन लिखना बेटा, आफ्टर एसोसिएशन, आफ्टर एसोसिएशन, थैंक यू, एसोसिएशन। और यहाँ पर बिफोर एसोसिएशन डालने से पहले एसोसिएशन। उतार लिए बुआ? यस सर। चलिए कुछ सवाल इसका हम देखते हैं, ठीक ना बाबू, हो गया हो, समझ में आ गया ना। है बहुत इंपॉर्टेंट, एक और क्लास लगेगा, एक क्लास या 1.5 क्लास लगेगा, अगला क्लास VVI क्लास है, आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन। इससे हर साल सवाल रहते हैं नीट में, JEE मेंस में और 12 में, दोनों के लिए, तीनों के लिए प्रिपरेशन अगले क्लास हो जाएगा ढाकर तरीका से। कभी भी आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन में गड़बड़ी सड़बड़ी नहीं होगा, ग्राफ के साथ बताऊंगा, बड़ा स्टैंडर्ड तरीका से पढ़ाऊंगा। हाँ, आज हम भांट ऑफ फैक्टर कंप्लीट कर रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें आपको समाप्त हो गया आज, और नेक्स्ट क्लास भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कोशिश करेंगे कि सारा समाप्त कर दे चैप्टर
और नहीं तो आधा क्लास और लग सकता है। जैसे कि पढ़ाना ना है, खाली खत्म नहीं न करना है। चलिए एक सवाल हम लिखता हूं बेटा, एक सवाल आपके लिए, एक सवाल हम आपको देता हूं। चश्मा पेन लेने दो। एग्जाम्पल नंबर 1, एग्जाम्पल नंबर 1, ठीक है, कह रहा है द मोलर एलिवेशन कांस्टेंट, द मोलर एलिवेशन कांस्टेंट, the molar elevation constant of water is 0.52 degree C. The boiling point of 1 molar aqueous solution, the boiling point of 1 molar aqueous solution of KCl, if it is 100% dissociated, 100% dissociated। अब यहां पर देखो बाबू, अब यहां पर देखो, यहां ध्यान देंगे सारे बच्चे, ध्यान देंगे, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, सवाल देखे ध्यान से। कह रहा है सवाल द मोलर एलिवेशन कांस्टेंट ऑफ वाटर इज 0.52 डिग्री सी। ये आपका क्या दे दिया, 0.52 डिग्री सी जो दिया है, मोलर एलिवेशन कांस्टेंट जो केबी से इंडिकेट करते हैं 0.52 डिग्री सी, ये तेरे को दे दिया। इसके बाद क्या दिया है, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ 1 मोलर एक्वस सोल्यूशन ऑफ KCl इफ इट इज 100% डिसोसिएटेड। अब समझो सवाल को, पहले सवाल को समझो। जैसे एक कंटेनर ले लिया, एक कंटेनर ले लिया, इस कंटेनर में प्योर लिक्विड को रख दिया गया, इस कंटेनर में प्योर लिक्विड को रखा गया, प्योर लिक्विड यानी प्योर लिक्विड को रख दिया। सवाल देखो समझो, इस कंटेनर में प्योर लिक्विड को रखा गया जो वाटर का काम करेगा। जब प्योर लिक्विड रखा जाएगा तो इसका बॉइलिंग पॉइंट जो हो जाएगा TB0, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर लिक्विड 100 डिग्री सी। इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, 100 डिग्री सी पर प्योर लिक्विड बॉइल कर जाएगा। और तब कह रहा है कि आपका 1 मोलर एक्वस सोल्यूशन ऑफ KCl, यानी KCl को इसमें डाला गया। जब KCl को डाला गया वो 100% डिसोसिएट हो रहा है, यह 100% डिसोसिएट हो रहा है। इसमें KCl को डाल दिया तो सोल्यूशन बन गया। और जब सोल्यूशन बेटा बनेगा, जब सोल्यूशन बनेगा, ठीक है, जब सोल्यूशन बेटा बनेगा तो उसका करा सोल्यूशन का TBS एलिवेशन, यह है एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। अब बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन यानी सोल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट तेरे को पूछ दिया, इस सोल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट तेरे को पूछा हुआ, TBS तेरे को पूछ रहा है। इस सोल्यूशन का 1 मोलर कह रहा है। 1 मोलर का मतलब हुआ इसका मोलालिटी 1 हो जाएगा, इसका मोलालिटी 1 हो जाएगा, ठीक है बेटा, मोलालिटी 1 हो जाएगा। अब इसका भान ठोप फैक्टर I बराबर क्या होगा, I बराबर, इस सोल्यूशन का I बराबर क्या होगा, करा KCl जो है 100% टूट रहा है, तो 100% टूटने का मतलब हुआ
100% टूटने का मतलब हुआ कि केसीएल जो है के प्लस और सीएल माइनस में टूट जाएगा। तो प्रोडक्ट में कितना पार्टिकल्स हो जाएगा बेटा? 2n पार्टिकल्स। और रिएक्टेंट में कोफिशिएंट एक है तो n पार्टिकल्स हो जाएगा, n पार्टिकल्स हो जाएगा। और प्रोडक्ट में 2n पार्टिकल्स हो जाएगा, 2n पार्टिकल्स। प्रोडक्ट में 2n पार्टिकल्स, रिएक्टेंट में 1 पार्टिकल्स। तो 2n बटा में n कट गया तो I बराबर कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। I बराबर 2 सोल्यूशन मुझे बन गया। अब हम निकालेंगे क्या? आपका बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन। तो फॉर्मूला होता है डेल टीबी बराबर I इंटू मोलालिटी इंटू केबी, मोलर एलिवेशन कांस्टेंट। इसको लिख सकते हो कि टीबीएस की बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन ज्यादा होता है और टीबी नॉट माइनस टीबी नॉट बराबर आई का वैल्यू हमने निकाल दिया है 2, मोलालिटी 1, ये मोलर एलिवेशन कांस्टेंट का वैल्यू 52 दिया है 0.52। और टीबीएस अब इसका 100 डिग्री सी हो जाएगा। आए हो जाएगा कितना हो जाएगा बेटा? ये 2 दूना के 4 हो जाएगा। अब 5 दूना के 10, ये 10 हो जाएगा। 1.04 आ जाएगा। इधर 1.04 ना आएगा बाबू, देखो 1.04 आ जाएगा। अभी यस सर 100 यस। उधर चलेगा। अब 100 टीबीएस बराबर 100 उधर जाएगा, 1.04 प्लस 100। अब वैल्यू आ जाएगा टीबीएस बराबर 100, 101, 101.04। आपका एक केल्विन डिग्री सी आ जाएगा। डिग्री सी में लिए हो तो इतना डिग्री सी आएगा कि नहीं आएगा? बोलो, समझ में आया सवाल? ये आया बेटा? यस सर। समझ में आया? कोई कहीं दिक्कत है तो पूछो भाई, यहाँ पर सारा गेम है। इसी सोल्यूशन में सारा गेम बता दिया। कहीं प्रॉब्लम आती है तो पूछो, कोई दिक्कत है तो पूछो। सर एक बार रिकैप कर दीजिए। आए बोलो बोलो। सर सोल्यूशन वाला एक बार फिर से बता दीजिए। हाँ, मैंने कहा एक कंटेनर लिया, इस कंटेनर में प्योर लिक्विड वाटर रख दिया। इस वाटर में केसीएल जो 100% टूट रहा है, केसीएल को डाल दिया। जैसे प्योर वाटर का बॉइलिंग पॉइंट होता है 100 डिग्री सी, इसका टीबीएस जब इसको डालोगे केसीएल को तो सोल्यूशन बन जाएगा। और सोल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट पूछ रहा है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन तेरे को पूछ रहा है, ठीक है। और केसीएल 100% डिसोसिएट हो रहा था तो के प्लस सीएल माइनस में टूट जाएगा। तो प्रोडक्ट 2n पार्टिकल्स हुआ, या एक कोफिशिएंट है तो n पार्टिकल्स हुआ। तो आई का वैल्यू 2n बट्टा में 1, मैंने आफ्टर मैंने प्रोडक्ट का नंबर ऑफ पार्टिकल बट्टा में रिएक्टेंट का नंबर ऑफ पार्टिकल, 2n बट्टा में n हो गया, n कट गया, आई का वैल्यू 2 हो जाएगा। इसका कह रहा था 1 मोलर एक्वा सोल्यूशन, एक मतलब इस सोल्यूशन का मोलालिटी कितना हो गया? 1 हो गया। अभी फार्मूला में सारा बैठा दिया बेटा और टीबीएस का वैल्यू निकाल लिया है। समझ में आ गया? हो गया है? बोलो। यस सर। अब तो और कुछ सवाल देख रहे हैं बाबू? उतार लो। उतार लिए बाबू? समझ में आया जी? ओ हो, जल्दी करो। हो गया सर। हो गया ना? मिटका देता हूँ। हो गया बाबू, करो। हो गया है? मिटका दे। अब अगला सवाल,
समझ में आया सवाल ही? अब यहां देखो बेटा, नेक्स्ट सवाल, एग्जाम्पल नंबर 2, द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ of 1 molar NaCl solution if it is 100% dissociation in water, 100% dissociation in water बनाइए घर पर। इसका आंसर हो जाएगा, आंसर TFS बराबर -3.72 डिग्री सी। ये इसका आंसर हो जाएगा बेटा, घर पर बनाइएगा। एक सवाल हम IIT का बता रहे हैं, यह एग्जाम्पल नंबर 3, यह IIT नहीं है, IIT इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी 2009 का ये IIT का सवाल है। डायरेक्ट कॉपी से टकराया था जिस समय हम पढ़ाना शुरू किए थे, 2009-8 से पढ़ाना शुरू किए हैं। ये डायरेक्ट कॉपी से मेरा ही आया था। when 20 ग्राम ऑफ बहुत इंपॉर्टेंट सवाल था, 20 ग्राम ऑफ नेप्थेविक एसिड का यहाँ मॉलिक्यूलर फार्मूला है बाबू। नेप्थेविक एसिड का मॉलिक्यूलर फार्मूला दिया नहीं था। IIT वाला क्वेश्चन नेप्थेविक एसिड का मॉलिक्यूलर फार्मूला नहीं दिया था, जिसके चलते 99% बच्चा फंस गया होगा। यहाँ पर मॉलिक्यूलर फार्मूला का जरूरत पड़ेगा मॉलिक्यूलर वेट निकालने के लिए इस क्वेश्चन में। यहाँ दिया हुआ नहीं था, लेकिन मैं लिख देता हूँ। नेप्थेविक एसिड का मॉलिक्यूलर फार्मूला जो होता है C11H8O2 होता है। यह नेप्थेविक एसिड का मॉलिक्यूलर फार्मूला है। is dissolved in 50 ग्राम बेंजीन, 50 ग्राम बेंजीन के F बराबर दिया है, मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट का वैल्यू दिया है 1.72 के F का वैल्यू दिया है, केल्विन केजी पर मोल इतना दिया हुआ है। फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट is डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट is 2 Kelvin observed 2 Kelvin observed. Then calculate the Van Hoff factor. Calculate the Van Hoff's factor. Van Hoff factor I से इंडिकेट करते हैं इज वाट। इसका आंसर दिया हुआ है I बराबर
0.5 घर पर बनाएंगे बेटा। और एग्जाम्पल नंबर तेरे को मैं दे रहा हूं 4। एग्जाम्पल नंबर 4 बेटा है, एग्जाम्पल नंबर 4। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 4 में है द कंपाउंड A2B, इसको तोड़ना पड़ेगा, A2B3 इज 50% डिसोसिएटेड, 50% डिसोसिएटेड इन पोलर सॉल्वेंट, in polar solvent, then calculate the Van 't Hoff factor, full stop, then calculate the Van 't Hoff factor आई। इसका आंसर दिया हुआ है आई बराबर आंसर हम गोल में लिख देता हूं, आई बराबर 3। यह आंसर इसका है। एग्जाम्पल नंबर आपको 5, एग्जाम्पल नंबर 5 है द भान टॉप फैक्टर, द भान हॉफ्स फैक्टर ऑफ AB2 is 1.5, its degree of dissociation will be, its degree of dissociation will be, degree of dissociation will be, इसका अल्फा बराबर आएगा, अल्फा को डिग्री ऑफ डिसोसिएशन करते हैं 5/20, यह इसका आंसर हुआ। ठीक है, चलिए कुछ ऊपर से उतार लिए हैं, ऊपर से उतार लिए हैं बेटा, ऊपर से उतारे हैं, ऊपर से उतार लिए ना बाबू, ऊपर से एक दो क्वेश्चन को हम डिलीट कर रहे हैं और कुछ क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, इस सवाल को इग्नोर नहीं करेंगे, सारा बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर 6 बहुत क्वेश्चन बताया है, क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल नंबर 6 बेटा लिख रहा हूं, विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशन, विच ऑफ द following solution, which of the following solution has greater colligative properties, has greater colligative properties, what ऑप्शन है दे रहा हूं, किसमें कोलिगेटिव प्रॉपर्टी ज्यादा होगा, M/10 यूरिया, बी ऑप्शन है M/10 NaCl। अब इसको तोड़िएगा, जिसमें नंबर ऑफ पार्टिकल ज्यादा आएगा वह कोलिगेटिव प्रॉपर्टी ज्यादा हो। बहुत सुंदर सवाल इस टाइप का होता है, हर साल पूछता है। M/10 BaCl2 और डी ऑप्शन है आपका N/10 Al2SO4 का होल 3, M/10 of Al2SO4 का होल 3। कौन ऑप्शन होगा आपको मरना होगा बेटा। एक और सवाल एग्जाम्पल नंबर 7,
which of the following solution has which of the following solution has greater colligative properties, greater colligative properties, colligative properties, greater colligative properties what? अब ऑप्शन इसका बेटा लिख देता हूं। ए ऑप्शन है M/10 यूरिया, M/10 यूरिया। बी ऑप्शन आपका है M/20 NaCl, M/20 NaCl। इसके बाद सी आंसर है M/30 BaCl2, BaCl2। डी ऑप्शन है बेटा ऑल हैव सेम, ऑल हैव सेम। खाली ऑब्जेक्टिव सवाल का मैंने आंसर नहीं बताया बेटा। अब अगला क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होगा, बहुत धाकड़ क्लास होगा आपका, आइडियल और नॉन आइडियल सोल्यूशन। आपका मात्र दो चीज बचा हुआ है, आइडियल नॉन आइडियल सोल्यूशन और एजियोट्रॉपिक और जियोट्रॉपिक मिक्सचर। ये चार चीज है। अगला क्लास कोशिश करूंगा, थ्योरी खाली है, इसमें न्यूमेरिकल आप समाप्त हो गया। न्यूमेरिकल, हाँ बोलो। हेलो, भाई सर जो 10 लिखे हैं, M/10 यूरिया, M/10 यूरिया है, तो सिर्फ M/20 सब लिखा हो। हाँ बोलो, आवाज नहीं है, कट का आ रहा है। इन लोग को यूरिया आराम से NaCl बोलिए। सब वही सब को न हाँ? तोड़ के करे यूरिया यूरिया टूटता नहीं है, NaCl NaCl अलग है, साल्ट है। यूरिया आपका टूटता नहीं है, डिजॉल्व होता है। यूरिया ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, कैन शुगर। 6 का ऑप्शन डी में क्या है सर? डी में ऑल ऑफ है। 6 का डी में है M/10 Al2SO4 का होल 3, Al2SO4 का होल 3। और कुछ अनंत बाबू? हेलो सर पोलर सॉल्वेंट का मतलब क्या हुआ? आए, हेलो। पोलर, सर पोलर सॉल्वेंट। पोलर माने होता है जिसका पोलैरिटी होता है, जिसका माने बाउंड पोलराइज हो सकता है। उस पोलर का मतलब होता है डालोगे तो कोई भी सॉल्वेंट सॉल्यूशन में डिजॉल्व हो जाता है, घुल जाता है। ठीक है, ये दुनिया बहुत पीछे छूट आई है बाबू। ठीक है, पोलर होता है, एक नॉन पोलर होता है। नॉन पोलर माने होता है वो पोलराइजेशन नहीं होगा, उसमें डिजॉल्व नॉन पोलरे में डिजॉल्व होगा, जो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट होते हैं। बात समझे? ये पोलर होते हैं। जैसे पोलर के मतलब वाटर क्या है? पोलर सॉल्वेंट है। जैसे वाटर क्या है? एक पोलर सॉल्वेंट है, इसमें पोलराइजेशन होता है। इसके लिए आपको पढ़ना होगा केमिकल बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, तब जाके क्लियर कंसेप्ट होगा। ऐसी पोलर नॉन पोलर माइंड में सेट कर लो कि नॉन पोलर का मतलब हुआ ऑर्गेनिक सॉल्वेंट होता है जो पोलराइजेशन नहीं होता है, और पोलर का मतलब होता है जिसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनता है, वो पोलर सॉल्वेंट का काम करता है। और उसमें कोई चीज डालोगे तो जल्दी से जल्दी डिजॉल्व हो जाएगा। ठीक है, ठीक है बेटा। यस सर। हेलो, यस सर। केमिकल बॉन्डिंग चालू करने वाले हैं, आपको मिल जाएगा, वो तो पढ़ाएंगे ही आपको, 12 में भी है। तो 11 वाला बैच चालू है, दो बैच 11 का चालू हुआ है। तो उसी में वीडियो सर ऑब्जेक्टिव वाला जो समझ में नहीं आ रहा है हेलो, अब करना क्या, इसको एक सॉल्वेंट में तोड़ना जिसमें नंबर कोलिगेटिव पूछ रहा है। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी किसका ज्यादा होगा? जिस सोल्यूशन में जिसका नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल ज्यादा होगा उसका कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है। धाकड़ ऑब्जेक्टिव सवाल है, ऑर्डिनरी नहीं है। तो नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल सोल्यूशन में जिसका ज्यादा होगा उसका कोलिगेटिव प्रॉपर्टी ज्यादा होगा। तो नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल देखेंगे कि सोल्यूशन में किसका नंबर ऑफ मोल ज्यादा टूट रहा है। अभी ने कितना तोड़ के बताया, 2n पार्टिकल, 3n पार्टिकल, 4n पार्टिकल प्रोडक्ट में कंपाउंड को डिसोसिएट नहीं किए थे अभी। ठीक है, आप प्रयास करेंगे, समझ रहे हैं ना?
प्रयास करेंगे, नहीं आएगा तो हम अगले क्लास भागने वाले नहीं ना बाबू, हम अगले क्लास तेरे को डिस्कशन करूंगा। और अगला क्लास सबसे मेन होगा आइडियल नॉन आइडियल। क्वेश्चन समाप्त हो चुका है, पूरा क्वेश्चन, अब एक भी क्वेश्चन नहीं है, खाली थ्योरी बाकी है, ऑब्जेक्टिव बाकी है, थ्योरेटिकल चीज बाकी है। क्वेश्चन कंप्लीट एनसीईआरटी से लेकर आईआईटी से लेकर जेईई मेंस से लेकर नीट से लेकर हमने कम से कम 100 150 सवाल बनवाया होगा, 100 से ऊपर होगा। सारा पैटर्न पर सवाल बनवा दिया। अगर आप बनाते हैं कोई बुक तो आपको फंसेगा नहीं, जब तब नहीं फंसेगा जब मेरा कंसेप्ट तेरे पास होगा। आज का सेवा समाप्त हुआ, फिर मिलेंगे, कोई दिक्कत? ओके बाय। सर हाँ बोलिए। पिछला क्वेश्चन हाँ एक दो पिछला क्लास क्वेश्चन में बचा एक हुआ है। क्वेश्चन बचा हुआ था सर, बोले थे आज हाँ 2 क्वेश्चन था, वो लिक्विड वाला ना, वेपर फेज वाला। हाँ उसको हम क्लास ले लेंगे। Yes, इधर थोड़ा हाँ बाद में ले लेंगे क्लास, हम बता देंगे बाबू। आराम से।